हाँ जी, सभी को नमस्कार। बेटा, आज का हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्लास 11th वालों के लिए वो टॉपिक है। सीबीएसई के एकेडमिक्स वाले बच्चे, उनके लिए भी जरूरी है। जो बच्चे नीट, आईआईटी, जेई, केवीपीवाई, ओलंपियाड वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और टॉपिक का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर। जो बच्चे 9th 10th के हैं, एनटीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उनके सिलेबस में भी, उनके कैरिकुलम में भी इंक्लूडेड है। तो आइए एक बार डिस्कस करते हैं अपने टॉपिक को ब्रीफ में। बेटा, बेसिकली टॉपिक को स्टार्ट करें तो थोड़ा सा इसका मैं एक इंट्रोड्यूस करवा दूं टॉपिक से कि केमिस्ट्री बेसिकली क्या है। स्टडी ऑफ मैटर, मैटर की कंपोजिशन, जो भी अपने सराउंडिंग में मैटर है उन सभी की कंपोजिशन के बारे में, उसकी स्टडी के बारे में जो एक साइंस है उसे हम केमिस्ट्री बोलते हैं। मैटर के बारे में अपन डिटेल से पढ़े, सारा सब कुछ पढ़े, उससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि जो भी मैटर अपने सराउंडिंग में है वो एक बहुत ही बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल से बना है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। अगर एटम की स्ट्रक्चर को हम समझ गए कि अब वास्तव में एटम की कंपोजिशन क्या है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, कहां कैसे न्यूक्लियस कैसे डिस्कवर हुआ, कैसे इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, कैसे प्रोटॉन डिस्कवर हुआ, कैसे न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ, कैसे उसके सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर हुए, क्वांटम मैकेनिक्स कैसे क्या बताती, उन सभी के बारे में तो हम सारे एटम की प्रॉपर्टी समझ जाएंगे। और अगर एटम की प्रॉपर्टी समझ गए तो सारे के सारे मैटर की प्रॉपर्टी को समझना अपने लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो इसकी है ना हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो सबसे पहले एक इंडियन फिलोसफर हुए हैं जिनका नाम है महर्षि कन्नड़। उन्होंने बताया है कि जो भी अपने सराउंडिंग में लिविंग फॉर्म है और नॉन लिविंग फॉर्म है वो बेसिकली 5 टाइप्स के एलिमेंट से बना है, जिसमें अपने जो पुराने, जो भी अपने जितने भी एंशिएंट मटेरियल मिलते हैं उनमें ये मेंशन किया गया कि महर्षि कन्नड़ ने बताया था कि जो भी मैटर है वो सारा का सारा किससे बना है, 5 टाइप्स के एलिमेंट से बना है, जिनको हम पंच तत्व बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, वो 5 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं बेसिकली, फायर, अर्थ, एयर और वाटर, ठीक है, एंड स्काई। ये 5 एलिमेंट से बेसिकली हर बॉडी बनी हुई है, लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो। साइंटिफिकली जो इसका रिकॉर्ड मिलता है वो सबसे पहले आता है, डाल्टन ने बताया इसके बारे में। डाल्टन, जॉन डाल्टन, उन्होंने एक थ्योरी दी थी इसके रिगार्डिंग, एटम के रिगार्डिंग, सबसे पहली थ्योरी, तो जिसे हम बोलते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। Dalton atomic theory. This theory was given by John Dalton in 1808. ठीक है, and Dalton was the first scientist who gave the term atom. He gave the term एटम। एटम बेटा एक ग्रीक वर्ड है, एटोमोस से ये बना है, जिसका मीनिंग होता है इंडिविजिबल। राइट। तो इसके पोस्टुलेट हम पढ़ेंगे अभी कि डाल्टन ने कैसे क्या इस थ्योरी के बारे में बताया है। तो सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे, ऑल मैटर इज made up of very teeny particles called atom। सभी का सभी मैटर है वो बहुत ही छोटे से छोटा बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल है, उससे मिलके बना है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। सेकंड पॉइंट है, एटम टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है उसमें अपना रिएक्टेंट
रिएक्ट करता है और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। तो बेसिकली जो रिएक्टेंट है, जो भी अपना स्टार्टिंग का मटेरियल है, रिएजेंट है, रिएक्शन करने वाला जो एजेंट है, वो सारा का सारा किससे बना हुआ है? एटम से बना है। मींस एटम टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के बारे में बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं? सिंपल एक्सचेंज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स किसका पार्ट है? एटम का पार्ट है। मींस वी कैन से दैट एटम टेक पार्ट इन ईच एंड एवरी केमिकल रिएक्शन, राइट। तीसरा पॉइंट है बेटा इसका, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम को हम ना तो बना सकते हैं और ना ही हम खत्म कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही छोटा पार्टिकल है। ये डाल्टन के टाइम की बात है बेटा, अकॉर्डिंग टू डाल्टन बता रहे हैं हम जानते हैं आज की डेट में एटम के अंदर बेटा ऑलमोस्ट 35 सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर किए जा चुके हैं, इंक्लूडिंग रिसेंट जो डिस्कवरी आई है वो बताती है कि पाई बोसोन वगैरह है, हिग्स बोसोन पार्टिकल जो है, लार्ज हैड्रोन कोलाइडर जो एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट किया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये उस टाइम की बात है जब डाल्टन के टाइम की जो उसमें था। तो डाल्टन ने बताया कि उस टाइम पे नहीं पता था इतना डिटेल से। बाद में जैसे जैसे क्वांटम मैकेनिक्स का डेवलपमेंट हुआ तो सब एटॉमिक पार्टिकल अपने डिस्कवर किए गए, लेकिन डाल्टन ने उस टाइम पे बताया था कि एटम तो बहुत छोटा सा पार्टिकल है, एक इतनी रेंज में आ गई कि हम मैटर को डिवाइड करते गए और एक बिल्कुल छोटा पार्टिकल बन गया जिसको उसने नाम दिया एटम। तो उसके अकॉर्डिंग एटम को डिवाइड करना उस टाइम पे पॉसिबल नहीं था। तो इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा स्टार कर देता हूं कि ये पॉइंट कंट्रोवर्शियल है। आज की डेट में हम जानते हैं कि एटम को डिवाइड हम कर सकते हैं, ठीक है। और एटम, एक तरह के एटम को दूसरे तरह के एटम में कन्वर्ट भी किया जा सकता है, यानी कि एक नया एटम हम क्रिएट कर सकते हैं। रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होती हैं जिसमें अपना एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई होता है, अनस्टेबल एटम होता है, जैसे कि यूरेनियम 92-235, राइट। ये बेटा अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल एटम होता है और ये अपना कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? लेड के अंदर। ये कन्वर्ट हो जाता है लेड के अंदर 82 एंड इट्स 206, यानी कि हम एक एटम को दूसरी तरह के एटम में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट कंट्रोवर्शियल है, जैसा डाल्टन ने बताया हमने वैसा बता दिया, और हमने इसका कंट्रोवर्शियल पॉइंट बताया कि एटम को कन्वर्ट किया जा सकता है। पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं, जो अपने बेसिकली मैं बात करूं एक्टिनोइड सीरीज की, तो यूरेनियम के बाद जो एलिमेंट है, यानी कि आप ऐसे भी कह सकते हैं जो हैवियर एलिमेंट है 80, जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा है, 83 से जो वाले एलिमेंट हैं वो सारे के सारे अनस्टेबल हैं, वो दूसरे तरह के एटम में कन्वर्ट हो सकते हैं। यूरेनियम के बाद जितने भी एलिमेंट है एक्टिनोइड सीरीज में वो सारे के सारे ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट कहलाते हैं। यूरेनियम की हेल्प से उनको सिंथेसाइज किया गया है, राइट। तो उसके बारे में डिटेल से हम एक टॉपिक आएगा अपना रेडियो एक्टिविटी का स्पेशल, उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे इन सभी के बारे में, क्या रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन होता है, कैसे न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं। एक और मेरे को रिसेंटली एक एग्जाम याद आ गया, सन के अंदर जो रिएक्शंस होती है न्यूक्लियर रिएक्शन, उसके अंदर हाइड्रोजन है वो लगातार हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है और उस दौरान ट्रेमेंडस अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ सन एनर्जी, ठीक है। तो वहां पे भी हाइड्रोजन लगातार हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, मींस वी कैन से दैट वन टाइप ऑफ एटम इज कन्वर्टेड इनटू अनदर टाइप ऑफ एटम, राइट। ओके, चौथा पॉइंट बेटा मैं यहां पे लिख रहा हूं, सिमिलर एटम हैव सिमिलर property such as size, mass and volume। और आपको पता है बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी होती हैं जो एटॉमिक साइज पे डिपेंड करती हैं, एटॉमिक मास पे डिपेंड करती हैं। तो अगर एक जैसे एटम होंगे तो उनका एटॉमिक मास भी सेम रहेगा, एटॉमिक साइज भी सेम रहेगा, एटॉमिक वॉल्यूम भी सेम रहेगा, उनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है,
ये सारी की सारी प्रॉपर्टी भी क्या रहेंगी, सिमिलर रहेंगी। लेकिन ये पॉइंट भी क्या हो गया, कंट्रोवर्शियल हो गया। कंट्रोवर्शियल कैसे हो गया, जैसे ये एग्जाम्पल आता है बेटा, मैं यहां पे लिख देता हूं इसका एग्जाम्पल, रॉन्ग इन केस ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स के बारे में तो जो आप जानते हैं ना, सिमिलर एटम हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एग्जांपल देता हूं 1H1, 1H2 एंड 1H3। एटम यहां पे सिमिलर है बेटा, तीनों के तीनों एटम हाइड्रोजन के एटम है। एक का एटॉमिक नंबर 1 है, तीनों का एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मास नंबर 1, 2, 3। और आपको पता है आइसोटोपिक इफेक्ट के कारण ये डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो एटम अगर सिमिलर है तो फिर प्रॉपर्टी डिफरेंट क्यों, तो रॉन्ग हो गया ना इस केस में, क्योंकि उस टाइम पे आइसोटोप का पता ही नहीं था डाल्टन के टाइम पर। ठीक है, तो ये पॉइंट यहां पे कंट्रोवर्शियल है। और ये जो तीसरा वाला पॉइंट है, इसको मैं बोल सकता हूं रॉन्ग इन केस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन के केस में ये एग्जाम्पल अपना गलत हो जाएगा, पॉइंट गलत हो जाएगा। क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन में अपना एक टाइप का एटम दूसरी टाइप के एटम में कन्वर्ट हो सकता है, एटम डिस्ट्रॉय भी हो सकता है और एटम अपना एक दूसरे एटम में कन्वर्ट भी हो रहा है। इसने बोला है एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो ये बेसिकली बेटा डाल्टन ने पहली साइंटिफिक थ्योरी दी थी एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो काफी ऐसा कुछ नहीं है कि हम इसको बिल्कुल ग्राउंड बेस पे इसको एकदम से डिस्कार्ड कर सकते हैं। अपने जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है उनके पॉइंट इसमें देखने को मिलते हैं हमें डाल्टन की थ्योरी में। तो काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी हमें सबसे पहले देखने को मिली थी डाल्टन के बाद। ठीक है, तो इस थ्योरी के जितने भी ये पोस्टुलेट हैं वो सारे के सारे पोस्टुलेट आप एक बार रफली एक बार देख लेंगे, इन सभी के बारे में पढ़ लेंगे। और जो भी पॉइंट कंट्रोवर्शियल है उनके आगे हमने स्टार कर दिया है कि ये पॉइंट कंट्रोवर्शियल है आज की डेट में, और वो कंट्रोवर्सी क्या क्या है उनके बारे में भी मेंशन कर दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट अपना जो टॉपिक चलेगा इस पे वो ये चलेगा कि जैसे जैसे मैंने कहा ना डेवलपमेंट हुआ क्वांटम मैकेनिक्स का, जैसे जैसे टाइम आया जे थॉमसन का, अर्नेस्ट रदरफोर्ड का, जेम्स चैडविक का, वार्नर हाइजेनबर्ग का, और ड्यूल नेचर ऑफ मैटर के बारे में हमने पढ़ा। डी ब्रोगली ने जो आइडिया दिया, पोलीज ने जो आइडिया दिया, अफबाउ रूल हम पढ़ते हैं, पार्टिकल इन 1 डायमेंशन बॉक्स, 2 डायमेंशन बॉक्स जो पढ़ते हैं। ठीक है ना, ये सारे के सारे बेटा हम कंसेप्ट अपनी अगली सीरीज में हम देखेंगे। तो कहने का मतलब है कि बेसिक आइडिया यहाँ पे ये है कि जो हम आज की डेट में बेसिक 3 फंडामेंटल पार्टिकल, मैं सभी 35 सब एटॉमिक पार्टिकल की बात नहीं कर रहा, क्योंकि उनमें से कई पार्टिकल ऐसे हैं जिन पे अभी भी रिसर्च स्टिल अभी कैरिड आउट है, अभी साइंटिस्ट अभी उसके कोई कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे। लेकिन जो 3 फंडामेंटल पार्टिकल अपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनके बारे में एक आउटलाइन देखते हैं और हम डिस्कस करेंगे कि हाउ दैट फंडामेंटल पार्टिकल वाज डिस्कवर्ड, कैसे उनकी डिस्कवरी। ठीक है, तो आगे बढ़ाते हैं इस टॉपिक को। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों ही क्लासेस के लिए, 9th 10th वाले बच्चों के लिए भी और 11th 12th वाले बच्चों के लिए भी, जो एनटीएससी से लेके और अपने और भी जो रेस्पेक्टिव एग्जाम्पल है उनके लेवल के, उनमें इनसे जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा। ठीक है जी, तो अभी हम पढ़ेंगे एटम के 3 फंडामेंटल पार्टिकल, जिसमें एक है अपना इलेक्ट्रॉन, एक है अपना प्रोटॉन और एक है अपना न्यूट्रॉन। ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल हैं जो हर एटम में पाए जाते हैं बेटा, हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, हर एटम का एक फंडामेंटल पार्टिकल मिलेगा। न्यूट्रॉन का हालांकि एक एक्सेप्शनल केस है, कि हाइड्रोजन जो होता है ना 1H1 हाइड्रोजन, इसके अंदर बेटा एक तो है प्रोटॉन
एक है इलेक्ट्रॉन और 0 न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन नहीं होता 1h1 के अंदर, और बाकी के जितने भी एटम हैं उन सभी के अंदर आपको प्रोटॉन भी मिलेगा, इलेक्ट्रॉन भी मिलेगा और न्यूट्रॉन भी मिलेगा। तो ये एक्सेप्शन वाला ध्यान रखना आप कि प्रोटियम जो एटम है अपना, प्रोटियम जो आइसोटोप है हाइड्रोजन का, उसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है। राइट, इसका ध्यान रखेंगे आप। बाकी एक बार इसके बारे में एक बार आप जनरल पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा -1 E0 से। -1 तो इसका चार्ज है, ई से इसको रिप्रेजेंट किया है, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, और इसका मास जो होता है वो बहुत ही कम होता है। हाइड्रोजन एटम का भी लगभग 1836वां पार्ट होता है, 1836वां पार्ट होता है। तो इसका जो मास होता है वो सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट हाइड्रोजन ही है, ठीक है ना। और हाइड्रोजन का भी 1/1836वां पार्ट है, तो बहुत कम मास हो गया। इसके मास को हम इग्नोर कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसलिए मैंने इसको 0 कर दिया मास को। नीचे जो रिप्रेजेंट कर रहा हूं ये चार्ज रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। प्रोटॉन को हम रिप्रेजेंट करेंगे सिंपल, या तो मैं बोल दूंगा P पॉजिटिव, P फॉर प्रोटॉन एंड पॉजिटिव चार्ज होता है, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। या फिर आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, H+ से भी रिप्रेजेंट करते हैं प्रोटॉन को, ठीक है। और या फिर मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं 1H1 से, ये ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया ना कि हाइड्रोजन जो एटम होता है उसके अंदर एक प्रोटॉन है और उसके बाद ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, तो इसके न्यूक्लियस में केवल एक पार्टिकल रह जाएगा, प्रोटॉन। न्यूट्रॉन तो है ही नहीं इसके अंदर। तो 1H1 से भी, H पॉजिटिव से भी रिप्रेजेंट करते हैं, या सिंपली आप P पॉजिटिव भी लिख सकते हो। और न्यूट्रॉन होता है उसको N से रिप्रेजेंट करते हैं, और 1 यूनिट इसके ऊपर मास होता है और 0 इसके ऊपर चार्ज होता है, कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल पार्टिकल होता है, ठीक है। बेसिकली इसके ऊपर एग्जैक्ट जो चार्ज है बेटा, चार्ज एग्जैक्ट चार्ज की जो वैल्यू है वो है -E। इसके ऊपर चार्ज है +E, और इसके ऊपर जो चार्ज है वो हमने कितना बताया, 0 बताया। ई जो मैंने यहां पे लिखा है बेटा, ये अपना एक यूनिट चार्ज है, फंडामेंटल चार्ज है, लोवेस्ट चार्ज है, इससे कम चार्ज की वैल्यू नहीं हो सकती। और ये ई की वैल्यू जो यहां पे है ये है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्ब। ये अपने यूनिट चार्ज की वैल्यू है बेटा। कूलाम्ब इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज हो जाएगा, -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्ब। प्रोटॉन पे कितना चार्ज हो जाएगा, चार्ज उतना ही है, यूनिट चार्ज की वैल्यू वही है, लेकिन ये यूनिट चार्ज की वैल्यू पॉजिटिव में है, क्योंकि ई की वैल्यू कितनी है, ये रही अपने पास, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी +1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्ब। और इसके ऊपर चार्ज कितना है मानना है हमने, 0 चार्ज मानना है। इसके बाद बेटा मैं मास की बात करूंगा, तो मास इलेक्ट्रॉन के ऊपर पाया जाता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये इलेक्ट्रॉन का मास है, बहुत कम मास है, इसलिए इसको हम क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। और इसको मैंने बताया सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ कंपेयर किया है, 1/1836 ऑफ हाइड्रोजन मास, ठीक है। प्रोटॉन का जो मास है वो है 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये प्रोटॉन का मास है बेटा, ठीक है। लगभग हाइड्रोजन एटम जितना ही मास है, ठीक है, इक्विवेलेंट टू हाइड्रोजन एटम मास, जिसको हम 1 AMU भी बोलते हैं, 1 AMU 1 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। 1 AMU की वैल्यू कितनी है, 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। और न्यूट्रॉन का मास है बेटा वो लगभग प्रोटॉन जितना ही मास है, एग्जैक्ट वैल्यू है 1.6749 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये अपना न्यूट्रॉन का मास है। अगर हम इसको आपस में कंपेयर करें तो हालांकि थोड़ा सा मास न्यूट्रॉन का ज्यादा है, लेकिन दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं आपस में। 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, ये भी 27 kg, -27 kg, बाकी वैल्यू सेम है, ठीक है।
तो इस पूरी टेबल को देख के हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेरी लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्विवेलेंट टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये अपना इस टेबल का कंक्लूजन है बेटा। और अगर एग्जैक्ट बात की जाए तो मैं आपको बता चुका हूं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी 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 लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन विच इज लेस देन मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये आप इसमें कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है बेटा। इन सभी वैल्यूज को आपको याद रखना है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, प्रोटॉन का मास कितना है, न्यूट्रॉन का मास कितना है, चार्ज की वैल्यू -e प्लस e और इसके लिए 0। E एक फंडामेंटल चार्ज है बेटा, ये यूनिट चार्ज बोलते हैं इसको, और इसकी वैल्यू है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम। और ये इनकी रिप्रेजेंटेशन है। -1 चार्ज है, मास नेगलेक्ट कर दिया। ये H प्लस अपना प्रोटॉन है, ओके, और 1 यूनिट मास है, एक पॉजिटिव चार्ज है, और ये न्यूट्रॉन है, 1 यूनिट मास है, और चार्ज इसके ऊपर कितना है, 0 है। हाइड्रोजन में प्रोटियम आइसोटोप है जिसमें प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन अपना 0 है। तो ये कुल मिला के बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है जिसे आपको मतलब अपने माइंड में ये सेट कर लेना है। ये वैल्यूज अपनी हर न्यूमेरिकल में अपनी लगभग काम आती है बेटा, चार्ज की वैल्यू और मास की वैल्यू, राइट। ओके, तो अभी आगे अपना जो टॉपिक चलेगा, मैं बिफोर डिस्कसिंग जे थॉमसन मॉडल, बोर मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, वो सारी बातें हम पढ़ें। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल यानी कि वेव मैकेनिकल मॉडल कैसे डेवलप हुआ, उन सब की बात करने से पहले बेटा अपने पास टॉपिक आएगा कि हाउ दीज पार्टिकल आर डिस्कवर्ड, दीज सब एटॉमिक पार्टिकल कैसे ये डिस्कवर हुए, क्या क्या इनके लिए बेसिक एक्सपेरिमेंट किए गए, इन सब की हम डिस्कशन करेंगे पहले। तो टॉपिक स्टार्ट होता है अपना डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई? इसकी डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है बेटा जे थॉमसन को, जे थॉमसन। और जे थॉमसन ने क्या किया था? ही स्टडीड कैथोड रे। कैथोड रे की बेटा इसने स्टडी की थी। उन्हीं से इसने पता किया था कि इलेक्ट्रॉन नाम का एक पार्टिकल है जो फंडामेंटल पार्टिकल है, हर एटम में पाया जाता है। तो बेसिकली अपना एक्सपेरिमेंट चलेगा कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। और इसके लिए इसने क्या यूज की थी? एक क्रूक ट्यूब यूज की थी बेटा। क्रूक ट्यूब में एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट किया था। क्या है वो क्रूक ट्यूब, जिनको हम डिस्चार्ज ट्यूब भी बोलते हैं? उसमें जो एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट किया गया था वो एक बार हम डिस्कस करते हैं। कैसे क्या है, कैथोड रे क्या है, कहां से ओरिजिनेट होती हैं, क्या उनका सोर्स होता है, क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, ये सारी बात अब हम इस टॉपिक में करेंगे। तो एक बार देखिए डायग्रामेटिकली, ये बेटा मैंने एक डिस्चार्ज ट्यूब ले ली है, एक ग्लास ट्यूब आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। इस डिस्चार्ज ट्यूब में 2 मेटालिक प्लेट लगाई गई हैं जिनको आप इलेक्ट्रोड कह सकते हो। इनको मैंने एक एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। इस तरह से हम इसको बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव प्लेट बैटरी के, ये पॉजिटिव मेटल प्लेट है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई है, तो इसको हम बोल देंगे एनोड। और जो प्लेट अपनी नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई है इसको हम बोल देंगे कैथोड। कैथोड 10,000 वोल्ट की लगभग यहां पे बैटरी यूज की गई, हाई पावर की बैटरी है। और इसके अंदर एक गैस भरी गई, इसको हम बोल देंगे गैस एट लो प्रेशर। बहुत ही लो प्रेशर पे ये गैस ली गई है बेटा इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, राइट।
ये जो हम अपने घर पे जो ट्यूबलाइट होती है वो एक डिस्चार्ज ट्यूब ही होती है बेटा। आपने थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि पता नहीं किस टाइप की ट्यूब होती है। जो ट्यूबलाइट होती है वो एक किस्म से डिस्चार्ज ट्यूब होती है। पुराने टाइम पर जो टीवी आते थे, इतने बड़े बड़े जो मॉनिटर आते थे कंप्यूटर के, उनके अंदर बेटा एक कैथोड रे ट्यूब ही होती है उसके अंदर। आजकल तो एलईडी वगैरह नैनो टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हो गई है, ठीक है। तो ये डिस्चार्ज ट्यूब है, गैस एट लो प्रेशर। यहाँ पे कोई गैस ले ली गई है लो प्रेशर पे, और यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो एनोड है ना, यहाँ पे एक ऐसे एक स्क्रीन लगा दी गई है। इस स्क्रीन को हम ZNS की स्क्रीन बोलते हैं, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन, ओके। और एक्सपेरिमेंट जब कैरिड आउट किया गया तो ये नेगेटिव है, तो यहां से बेटा इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है, और जिस डायरेक्शन में अपने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उससे अपोजिट डायरेक्शन होती है किसकी, करंट की, कन्वेंशनल करंट की। तो इस डायरेक्शन में अपना करंट फ्लो कर रहा है। बेसिकली उस टाइम पे तो इलेक्ट्रॉन का पता ही नहीं था, मैं तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी समझा रहा हूं आपको, ठीक है। तो आगे एक्सपेरिमेंट क्या हुआ कि जैसे ही लो प्रेशर लिया किया गया गैस का और हाई वोल्टेज बैटरी को कनेक्ट किया गया, तो बेटा यहां से कैथोड से, राइट साइड से कैथोड से कुछ इनविजिबल रेडिएशंस निकली, और वो इनविजिबल रेडिएशन जाके सीधा टक्कर मार रही थी कहां पे, एनोड पर से। कैथोड से वो रेडिएशन आई, इनविजिबल रेडिएशन, नेक्ड आई से नहीं दिखाई देगी, और वो जाके टक्कर मार रही थी किस पे, यहां पे एनोड पे। एनोड पे कैसे पता लगा, एनोड के पीछे ZNS की स्क्रीन लगाई गई है, यहां पे एकदम से फ्लोरेसेंस इफेक्ट पैदा हुआ, सेंटिलेशन इफेक्ट पैदा हुआ, एक किस्म से आप कह सकते हो कि एक चमक पैदा हुई। कोई भी इनविजिबल पार्टिकल कैथोड की साइड से आया और यहां पे ऐसे टक्कर मारी, तो यहां पे एकदम से फ्लोरेसेंस इफेक्ट पैदा हुआ। हम समझ गए कि कोई ना कोई इनविजिबल पार्टिकल आके इससे टकराया बेटा। जो पार्टिकल यहां पे आया, इनविजिबल पार्टिकल बेटा, ऐसे स्ट्रेट लाइन में, ऐसे स्ट्रेट लाइन में, उन्हीं पार्टिकल को, उन्हीं एक रेडिएशन की फॉर्म में वो पार्टिकल्स आए हैं, उन रेडिएशन को हमने नाम दे दिया कैथोड रे। कैथोड रे, बिकॉज these radiations are coming from the cathode side, from negative side to positive side। इनका ओरिजिन कैथोड की साइड से था, इसलिए इनको क्या बोल दिया गया, कैथोड रे। और बेटा बेसिक कंसेप्ट आप इसका समझो, जो रेडिएशन नेगेटिव साइड से पॉजिटिव की साइड जा रही है, यानी कि पॉजिटिव पे जाके, पॉजिटिव प्लेट पे जाके टकराए हैं, तो आपने फिजिक्स में चार्ज की बेसिक यूनिट के बारे में पढ़ा होगा, बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा होगा कि अपोजिट चार्ज हमेशा अट्रैक्ट करता है, लाइक चार्ज हमेशा रिपेल करता है। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा। ये चार्ज की प्रॉपर्टी भी मैं आगे डिस्कस करूंगा कैसे क्या होता है, कुछ एनर्जी का कंसेप्ट होता है इसके पीछे, तो वो हम सभी डिटेल में बाद में बताएंगे। अभी इतना तो हम जानते हैं कि जो पार्टिकल बेटा नेगेटिव की साइड से और पॉजिटिव की साइड जा रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव वाला पार्टिकल उसको अट्रैक्ट कर रहा है, वरना बीच रास्ते में से डेविएट कर जाती है अपने पाथ को, ठीक है ना। तो पॉजिटिव प्लेट की साइड आए हैं, इनका मतलब इन रेडिएशंस के अंदर जो पार्टिकल हैं एक्चुअली वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, और उन्हीं को बेटा नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन। बेसिकली कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल नोन एज इलेक्ट्रॉन। इस तरह से बेटा इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, और ये कैथोड रे थी जिसकी स्टडी की जे थॉमसन ने। Hence the credit for the discovery of electron goes to J Thomson। बेटा टॉपिक समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी प्रकार की, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है। और अभी हम थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन के बारे में और डिटेल से पढ़ें, उससे पहले हम पढ़ते हैं कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज, ठीक है। Properties of cathode ray, properties of cathode ray, cathode radiations। पहली प्रॉपर्टी हमने बताई
these radiations या these rays coming from negative plate to positive plate means cathode to एनोड। ओरिजिन कैथोड से इसलिए नाम पड़ा कैथोड। सेकंड प्रॉपर्टी है दीज रेडिएशन या रेज हैव पार्टिकल नेचर। इनमें पार्टिकल नेचर होता है बेटा। जो भी रेडिएशंस होती हैं उनके अंदर दो तरह के नेचर होते हैं, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, जिनको आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। और एक्चुअली जो पार्टिकल नेचर वो कैसे पता किया कि ये जो डिस्चार्ज ट्यूब थी ना, इनके अंदर एक लाइट पैडल व्हील लगाया गया जो कि माइका का बना हुआ था। तो जैसे ही इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया गया तो वो जो लाइट पैडल व्हील है वो रोटेट करने लग गया। इससे साबित हुआ कि जो कैथोड रेज है वो पार्टिकल नेचर्स की है। ठीक है। तीसरा है these rays travel in straight path क्योंकि रेडिएशन बीच में मुड़ी ही नहीं, सीधा नेगेटिव से चली और सीधा पॉजिटिव पे आके टक्कर मारी। ZNS की स्क्रीन पर फ्लोरेसेंस इफेक्ट पैदा हुआ है, तो हमेशा सीधे ट्रेवल करती हैं। चौथा है these rays can pass through thin gold foil। एक पतली गोल्ड फॉइल से पास हो जाती है। इसका मतलब इनमें पेनिट्रेशन इफेक्ट है बेटा, पेनिट्रेशन इफेक्ट है। यानी कि किया ये गया कि इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया गया और बीच रास्ते में कैथोड से एनोड के बीच रास्ते में पतली गोल्ड फॉइल रख दी गई, तो गोल्ड फॉइल को आर पार क्रॉस करते हुए ZNS की स्क्रीन तक पहुंच गई। इसका मतलब इनमें पेनिट्रेशन पावर है। और जब उस गोल्ड फॉइल को टच किया गया तो थोड़ी सी वो गर्म हो गई थी आफ्टर पासिंग द कैथोड रेज। इसका मतलब हीटिंग इफेक्ट भी काज करती है, प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट ये प्रोड्यूस करती है। पांचवी प्रॉपर्टी है बेटा दीज रेज कैन बी डिफ्लेक्टेड बाई इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। जब ये एक्सपेरिमेंट रिपीट किया गया तो एक और एक्सपेरिमेंट किया गया इनके साथ। बीच में मैंने इलेक्ट्रिकल फील्ड लगा दिया, नेगेटिव पॉजिटिव। जैसे कैथोड से आई तो बीच में नेगेटिव पॉजिटिव लगा दिया, तो ये रेडिएशंस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल तो है ही इनके अंदर, तो ये आके सीधा पॉजिटिव की साइड बेंड हो गई। पहले तो बिल्कुल सीधी आ रही थी ऐसे, लेकिन बीच में जब इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाया गया तो जहां पे पॉजिटिव प्लेट लगी हुई थी उसकी साइड ये बेंड हो गई। इसका मतलब इनको डिफ्लेक्ट किया जा सकता है बाय अप्लाई इलेक्ट्रिकल फील्ड। एंड सेम एज जब आपने नॉर्थ और साउथ ऐसे मैग्नेट के पोल लगाए, मैग्नेटिक फील्ड लगाया, तो भी डेविएट हो रही थी टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, तो इनको डिफ्लेक्ट किया जा सकता है। तो ये प्रॉपर्टीज है बेटा अपनी कैथोड रे की। इन प्रॉपर्टी को आप डिस्कस करेंगे। दे ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उस स्पीड से ट्रेवल करती हैं। पेनिट्रेशन इफेक्ट है, हीटिंग इफेक्ट काज कर रही है, पार्टिकल नेचर है। ये सारी बातें आप इसमें याद रखेंगे। ठीक है, ओके। मतलब एक किस्म से आप ये इलेक्ट्रॉन की ही प्रॉपर्टीज बता रहे हो, क्योंकि कैथोड रेज एक्चुअल में है क्या, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं जिनको नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अभी ये ओरिजिनेट हुई कैसे है इसको थोड़ा सा और डिटेल में कर लेते हैं। ये ओरिजिनेट कैसे हुई है, ये मैंने यहां पे एक प्लेट ले ली, पॉजिटिव प्लेट, और ये ले ली एक नेगेटिव प्लेट।
इस पॉजिटिव प्लेट को मैंने कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव से। ये पॉजिटिव तो तभी बड़ी है क्योंकि ये पॉजिटिव से अटैच है, और ये अपनी नेगेटिव प्लेट है। ये रहा, यहां पे आपकी ZNS की स्क्रीन लगी हुई थी जो कि फ्लोरेसेंस इफेक्ट पैदा करती है, यही डिटेक्ट करके बताएगी। ओके, या नेगेटिव साइड से इलेक्ट्रॉन गए, अपोजिट साइड में अपना कन्वेंशनल करंट जा रहा है, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। बीच में बेटा यहां पे मैंने एक गैस ली थी, ये गैस के पार्टिकल है, गैस के एटम है जो कि लो प्रेशर पे ली। सपोज करो आप ये हाइड्रोजन गैस ली है, तो हाइड्रोजन गैस के पार्टिकल्स हैं यहाँ पे। ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, जो कोई भी गैस ली उसका इलेक्ट्रॉन है, जरूरी नहीं है हाइड्रोजन है। मैंने तो एक एग्जांपल दिया कि सपोज करो आपने हाइड्रोजन को ले लिया लो प्रेशर पे, तब की बात है। तो जैसे ही हाई वोल्टेज की बैटरी कनेक्ट करने के बाद इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचे, तो जो ये इलेक्ट्रॉन जब इनसे इंटरेक्ट करेंगे ना इस गैस के पार्टिकल के साथ, तो इस गैस के पार्टिकल को आयोनाइज कर देंगे। आयोनाइज करने का मतलब है कि जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के और आगे ट्रेवल करेगा, इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन निकल के आगे ट्रेवल करेगा, इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन निकल के आगे ट्रेवल करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन आगे, ये एक इलेक्ट्रॉन की एक बीम बन के चल रही है बेटा, ऐसे एक रेडिएशन बन के चल रही है, जो किस साइड जा रही है, ZNS की स्क्रीन की साइड। बात समझ रहे? इलेक्ट्रॉन तो यहां से निकल गया, इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां से इजैकुलेट आउट हुआ, तो पीछे क्या रह गया, केवल प्रोटॉन रह गया ना। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, अपना प्रोटॉन है। अरे भाई, एक न्यूट्रल एटम जो होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो नंबर होता है वो सेम होता है, एक आइसोलेटेड न्यूट्रल एटम के अंदर। ठीक है, थॉमसन मॉडल में हम आगे चल के डिटेल से पढ़ेंगे उन सभी बातों को। तो मैंने कहा इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहां से निकला, तो ये गैस के पार्टिकल जो है ये क्या हो गए, आयोनाइज हो गए, एक किस्म से गैस आयोनाइज हो गई। आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, मेरे पास ए है और जैसे ये गैस आयोनाइज हुई, ए पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन अपना बाहर निकल गया। ये इलेक्ट्रॉन ही क्या कर रहा है, एक रेडिएशन की फॉर्म में जा रहा है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है भाई। मैं 1 मोल हाइड्रोजन भी ले लूंगा तो 1 मोल हाइड्रोजन में अपने अवोगाड्रो नंबर जितने इलेक्ट्रॉन हो गए, ये सभी इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बनाएंगे, रेडिएशन की फॉर्म में चल रहे हैं। इसी रेडिएशन को तो हमने नाम दिया है क्या, कैथोड रे। कैथोड रे मींस यहां पे गैस आयोनाइज हो गई है, आयोनाइजेशन ऑफ गैस टेक प्लेस। ओहो, बड़ी काम की बात बता दी सर जी आपने, आयोनाइजेशन हुआ है गैस का। ये आयोनाइज्ड पार्टिकल है, आयन बन गया है, पॉजिटिव कैटायन में चेंज हो गया है, राइट। इसको आगे चल के हमें ना एनोड रे में मैं बताऊंगा। ये इलेक्ट्रॉन तो अपने इस साइड आ गए, अब ये जो ए पॉजिटिव है, जो अपना आयोनाइज्ड पार्टिकल कैटायन है, ये भी रेडिएशंस की फॉर्म में पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव किसकी साइड जाएगा, पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव प्लेट की साइड। उस टाइम पे इन रेडिएशन को ऐसा लग रहा है डायग्राम में देखने पर कि ये सारे के सारे पार्टिकल एनोड की साइड से कैथोड की जा रहे हैं, तो इनको हम बोल देंगे एनोड रे। एनोड रे जिसकी स्टडी की ई गोल्डस्टेन ने, ई गोल्डस्टेन, जिससे प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ना कि हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस उसके अंदर एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन तो है ही नहीं। जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, ये तो एनोड रे की फॉर्मेशन करते हुए एनोड की तरफ चला गया, सॉरी इलेक्ट्रॉन कैथोड रे की फॉर्मेशन, एक्चुअली कैथोड रे क्या इलेक्ट्रॉन है, तो कैथोड रे तो एनोड की साइड चली गई, और ये जो बचा कैटायन जिसमें क्या एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन एनोड की साइड से नेगेटिव की साइड चला गया, कैथोड की साइड, जिसे हमने नाम दिया एनोड, और उसके अंदर क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जिसको हम नाम देंगे प्रोटॉन। समझ में आ रहा है भाई टॉपिक, आयोनाइजेशन ऑफ गैस समझ में आया फिनोमिना आपको? ओके, one more important thing, चार्ज बाई मास रेशियो पढ़ते हैं बेटा इसमें है क्या, चार्ज बाई मास रेशियो, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है E/M रेशियो।
E means charge, M means mass. E by M ratio, RATIO, ratio for cathode ray is always constant, हमेशा कांस्टेंट रहता है रेशियो, irrespective of nature of gas filled in discharge tube, discharge ट्यूब में आप कोई भी गैस डाल देंगे उस पे ये डिपेंड नहीं करता, क्या, चार्ज बाई मास रेशियो। किसका चार्ज बाई मास रेशियो? कैथोड रे का। E की वैल्यू 1.602 इंटू 10 रेज टू पावर -19 कूलम डिवाइडेड बाई मास 9.1 इंटू 10 रेज टू पावर -31 kg। ये देखो, ये है अपना E बाई M रेशियो। ये हमेशा क्या है? कांस्टेंट है फॉर कैथोड रे। It does not depend upon type of gas taken into the discharge tube, taken into the crook tube। इससे ये साफ पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन है वो एक फंडामेंटल पार्टिकल है। अगर फंडामेंटल पार्टिकल नहीं होता तो ये चार्ज बाई मास रेशियो चेंज होता अगर आप डिफरेंट गैस ले रहे हैं। इससे पता लगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एटम का, सभी एटम में पाए जाने वाला एक फंडामेंटल पार्टिकल है, राइट। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो डिटरमाइन किया गया था बाय द हेल्प ऑफ मुलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मुलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट से क्या किया गया था? दिस एक्सपेरिमेंट हेल्प्ड in determination of charge on electron, charge on electron। और मुलिकन ने क्या किया था? उसने बेटा ऑयल ड्रॉप ऐसे गिराई थी, ठीक है। एक एटोमाइजर से एक कंटेनर लिया गया, उसमें ऑयल ड्रॉप, ऑयल गिराई गई और उन मुलिकन ने क्या किया? हर ऑयल के ऊपर चार्ज डिटरमाइन किया। उसने जो ऑयल ड्रॉप थी उसका चार्ज डिटरमाइन किया और उसने पाया कि चार्ज ऑन ईच ऑयल ड्रॉप इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। मैं लिख देता हूं ये बात। मुलिकन फाउंड दैट चार्ज ऑन ईच ऑयल ड्रॉप इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। मैं इसको लिख दूंगा मैथमेटिकली, Q इज इक्वल टू एन ई। Q है अपना चार्ज, N कोई भी इंटीजर है बेटा, और E है ये स्मॉलेस्ट चार्ज, स्मॉलेस्ट चार्ज। इससे छोटा चार्ज नहीं हो सकता भाई। मान लो, आप इसको ऐसे समझो ना, मान लो मेरे पास इस चार्ज की वैल्यू x आई है, नेक्स्ट टाइम में मेरे पास और ऑयल की ड्रॉप इकट्ठी होगी, फिर ये वैल्यू आ गई 2x, देन 3x, उसके बाद 4x। इसका मतलब ये जो वैल्यू x है ये तो फंडामेंटल वैल्यू नहीं, इससे छोटा चार्ज तो नहीं हो सकता ना, उसी के इंटीग्रल मल्टीपल चल रहा है, तो सबसे छोटा चार्ज यही हो गया। इसी चार्ज को बोल दिया गया स्मॉलेस्ट चार्ज, इसी को E बोल दिया गया, जिसकी वैल्यू है 1.602 इंटू 10 रेज टू पावर -19 कूलम। इससे छोटा चार्ज नहीं हो सकता, इसीलिए इस चार्ज को मान लिया गया इलेक्ट्रॉन का चार्ज। सो दिस इज अबाउट द मुलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ओके,
तो बेटा आज के लिए इतना ही। इससे अगली सीरीज में हम अपलोड करेंगे अबाउट द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड देन न्यूट्रॉन, कैसे उनकी डिस्कवरी हुई, रेडियो एक्टिविटी फिनोमिना के बारे में पढ़ेंगे एंड मैनी मोर थिंग्स आर गोज ऑन। बहुत सारी बातें इस टॉपिक में हमें पढ़नी है। आई होप आपको कंटेंट समझ में आया होगा। अगर किसी कंटेंट से रिलेटेड, किसी टॉपिक से रिलेटेड डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख देंगे या फिर मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेंगे आप मेरी मेल आईडी पे, ठीक है, या मेरे नंबर पे 9671416854, ठीक है। मनीष कौशिक, ठीक है। और बेटा ये जो टॉपिक था अपना, ये मैंने आपको शुरू में बता दिया। कक्षा नंबर 11 के लिए भी, कक्षा नंबर 12 के लिए भी, जो बच्चे 9th 10th में एनटीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, 11th में सीबीएसई के सिलेबस में भी इंक्लूडेड है एंड अदर स्टेट बोर्ड में भी इंक्लूडेड है, और जो बच्चे नीट, आईआईटी, जेईई और केवीपीवाई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस टॉपिक को आप बिल्कुल अच्छे से पेशेंस होके समझें। नेक्स्ट लेक्चर में मैं और कंटेंट लेके आऊंगा आपके लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर योर ग्रेट कोऑपरेशन। हैव ए गुड डे।